बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम है, उसके सालाना जो इंतखाबात हैं वो उनका ऐलान कर दिया गया है। 16 अक्टूबर को ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस पे हमने बात करनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसके इलेक्शन नवंबर में होने हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो इन दोनों वकला तंजीमों की जो आप ये कह सकते हैं जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। उस पर अगर पिछले 3 साल का तज्जिया करें तो पिछले 3 साल जो हुकूमती आप ये कह सकते हैं आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, एहसन बून उनके साथ हैं, ये आसमा जहांगीर जो है उनके नाम का ग्रुप है जो बरसरे इख्तदार है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। तो पिछले 2-3 साल में हुकूमत को वकीलों की तरफ से किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माजी में जो वकला तहरीक चली उसमें जो बड़े बड़े नाम सामने आए, पूरे सिस्टम को जिन्होंने हिला के रख दिया। अब की बार 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, ट्रांसफर जजेस भी आ गए, जो अदलिया में जो बैलेंस था वो खत्म हो गया और अदलिया एक मातहत इदारे की तरह हमें नजर आ रही है कि अदलिया को जैसे एक मातहत इदारे की तरह जहां पे एग्जीक्यूटिव ने अपना पूरा एक कंट्रोल बना लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक हुकूमती बी टीम हमें नजर आती है जो इनकी क़यादत है। तो आसमा जहांगीर ग्रुप जो है पिछले 2-3 साल से जीतता आ रहा है। इस दफा तौफीक आसिफ, ये हामिद खान ग्रुप जो प्रोफेशनल लॉयर्स का ग्रुप है उसकी तरफ से सदर के उम्मीदवार हैं, रावलपिंडी से हैं और जो वकला तहरीक थी तब उसमें भी काफ़ी एक्टिव रहे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से हारून रशीद हैं, ये इंडिपेंडेंट लॉयर्स का जो ग्रुप है जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, एहसन बून और ये शामिल हैं। आसमा जहांगीर उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दीवार के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। उस बैनर में लेफ्ट साइड पे आसमा जहांगीर मरहुमा उनकी तस्वीर थी, राइट साइड पे एहसन बून और दरमियान में हारून रशीद साहब की तस्वीर थी। तो आसमा जहांगीर की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी सोच थी, वो तो हमें इनके ग्रुप में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन उनका नाम आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पे हम तफसील के साथ आज बात करते हैं और मतीउल्लाह जान साहब पिछले 20-25 साल से कम जो वकला की जो मूवमेंट है इसको देख रहे हैं, इस पे इनका तजिया लेंगे। दूसरा हमारा मौजू है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो मुतासिरीन है, खास तौर पर क्योंकि आपको पता है कि सियालकोट से लेकर जो सेंट्रल पंजाब है, जो जनूबी पंजाब है और उसके बाद जो आगे सिंध का इलाका है वो भी मुतासिर हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, जानी भी नुकसान हुआ है, माली नुकसान का तो अभी कोई तखमीना भी नहीं लगाया जा सका। लोगों के जानवर, खास तौर पर जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ उनका जानवर जो है वही उनका गुजर बसर होता है, उसी से वो कमाई करते हैं, फसलें जो है उनसे कमाई करते हैं। तो ये सारा कुछ तबाह हो गया, बहुत बड़े पैमाने पे एक डिजास्टर है मुल्क में इस वक्त, एक बहरानी सी कैफियत है। हमारी मईशत इतनी मजबूत नहीं है पहले भी कि वो इस को सहारा जो है वो दे सके। तो इसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर फंड रेजिंग की भी जरूरत है। तो मतीउल्लाह जान साहब ने गुज़श्ता रोज एक बड़ा कंप्रिहेंसिव ट्वीट किया, बल्कि कॉलम लिखा अपने एक्स के अकाउंट पे, और उनकी जो तजवीज़ थी वो तजवीज़ उनसे पूछेंगे कि वो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं और PTI के इमरान खान साहब हैं, उनके सामने एक तजवीज़ उन्होंने रखी कि वो क्यों ना ऐसे कोई वीडियो पैगाम दें कि जिससे लोग फंड जो है वो दें, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाला जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो फंड दे, ताकि इन लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। तो इसमें स्पेसिफिकली इमरान खान साहब क्योंकि जेल में है, उनका कैसे वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, वीडियो बयान कैसे रिकॉर्ड हो सकता है, इस पर कुछ सवालात भी हैं।
तो बढ़ते हैं मतीउल्लाह जहान साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम फ्लड से शुरू कर लें या सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस होने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को। तौफीक आसिफ और हारून रशीद का मुकाबला है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है और पाकिस्तान बार के इलेक्शन है, ये अक्टूबर और नवंबर, ये 2 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें इनमें वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करते हैं, मुखालफत में खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट बार में वो आ जाते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल में वो आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक पूरा सिनेरियो तब्दील हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी साकिब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये वो एसोसिएशन है जिसने जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, फौजी आमर को इस मुल्क से क्या बल्कि इक़्तिदार से भागने पर मजबूर किया। ये वो एसोसिएशन है जिसने पूरी दुनिया की एक नई तारीख रकम की, वकला तहरीक चलाई अपने चीफ जस्टिस की बरतरफी के ख़िलाफ़। पहले जो रेफरेंस दायर हुआ था जनरल मुशर्रफ ने 9 मार्च 2007 को किया, फिर उनको 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, फिर उसके बाद 3 नवंबर 2007 को एक PCO जारी किया और 60 से ज़ायद आला अदलिया के जजेस बशमूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को घर भेज दिया गया, जिसके नतीजे में लोग वकला सड़कों पे निकले और वकला के बाद इंटेलिजेंसिया और सियासी जमातों ने भी उनको ज्वाइन किया और एक भरपूर तहरीक चली। और जब जनरल मुशर्रफ को इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया गया, फिर इलेक्शन हुए इस मुल्क में और इसी दौरान बदकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी हुआ। और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सदर आसिफ अली जरदारी को बामले मजबूरी, बहालत मजबूरी जो है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करना पड़ा और दीगर जजेस को भी बहाल करना पड़ा। तो ये एक नई तारीख रकम की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और दुनिया में इस बार एसोसिएशन का एक बड़ा नाम पैदा हुआ और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने फ्रीडम मेडल भी लिया इसी तहरीक के नतीजे में। और आसमा जहांगीर, अली अहमद कोट, बैरिस्टर एतजाज एहसन, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद और दीगर बड़े जो नाम थे, एडवोकेट हामिद खान बतौर सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन लोगों ने इस वकला तहरीक की क़ियादत की थी। और ये वो वकला तहरीक थी जो कि आखिरी दिन जब था इसकी कामयाबी का, तो नवाज शरीफ साहब लाहौर से एक रैली लेके निकले थे, जिस वक्त जनरल कियानी की बैरिस्टर एतजाज एहसन को फ़ोन आई थी कि बहाली हो रही है जजेस की, तो आप रैली लेके ना आए। तो ये वो बार एसोसिएशन थी। अब इस बार एसोसिएशन को अगर हम देखते हैं तो अफसोस होता है कि जो बार एसोसिएशन या जो वकला तहरीक जिसमें आसमा जहांगीर का भी एक बहुत बड़ा किरदार था, उनके नाम पे ये जो ग्रुप है जो अब इस वक्त हुकूमत में है, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है, और आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून हैं, और ये ग्रुप आज जिस तरीके से इसने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की है, मैं समझता हूँ कि आसमा जहांगीर अगर आज ज़िंदा होती तो वो यकीनन इस पे खुश ना होती। और इससे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी क्या होगी कि सारी उम्र अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाली आसमा जहांगीर जो हैं, आज उनके नाम पे जो वकला का जो हॉस्टल है उसका ऑडिटोरियम का नाम तो रख दिया गया है आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, मगर अब उस ऑडिटोरियम के अंदर जो आसमा जहांगीर ग्रुप के वकला हैं वो 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में उन्होंने इजलास किए और इस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करके उसको मंजूर भी करवाया। और ये वो पाकिस्तान बार कौंसिल भी थी जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप ने 26वीं आईनी तरमीम को भरपूर हिमायत की। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की क़ियादत, बल्कि भरपूर हिमायत की। जब मंजूर हो गई तो मंजूरी के बाद पैरा भी दे रहे हैं, बिल्कुल कोई। अच्छा, इस 26वीं आईनी तरमीम में आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत के जो अरकान जिसमें सियासतदानों को भी शामिल किया गया, अक्सरियत हुकूमती थी, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मदद से हुकूमत ने अपने बेशुमार जजेस भी तैनात करवाए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 24 हो गई है इस वक्त, 34 मुकर्रर टोटल 34 है, लेकिन इस वक्त 24 हो गई हैं जो जजेस जो तैनात हुए हैं। तो एक किस्म का खिलवाड़ किया गया। और ये वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसमें एक और बहुत खौफनाक जो एक डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस तारीखी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने और इस एसोसिएशन ने जो तहरीक जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चलाई थी,
आज उसी जनरल मुशर्रफ की जो वारिस है, जो फौज का हाउसिंग प्रोजेक्ट है DHA, उसके साथ एक मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत की है। अब मालूम नहीं ये मफाहमती याददाश्त क्या है, लेकिन लग यही रहा है कि जनरल मुशर्रफ और उसके जो वारिस हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बतौर एक इदारा मुफाहमत कर ली है, सौदेबाजी कर ली है। तो ये गलत नहीं होगा। अब वो है क्या? वो ऐसा है कि यहाँ कुड़ी रोड के करीब चक शहजाद के पास वकला की एक रिहायशी प्रोजेक्ट था, जो कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ही मरहून मिन्नत है। अब उन्होंने भी तो काम ऐसे किए ना कि बाद में फिर बहरहाल उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को DHA के हवाले कर दिया गया है, और DHA वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो रिहायशी इलाके वो डेवलप करके देगा, और तमाम का तमाम कमर्शियल जो इलाका है वो DHA की ओनरशिप में देने की मुफाहमत हुई है। अभी ये MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट की अभी खबर नहीं है, मगर MOU के साइन होते हुए ही मौके के ऊपर DHA ने बाकायदा कंट्रोल संभाल लिया है। और अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि अब बाकायदा जो कम्युनिटी एरिया से वहाँ पे भी चाइना कटिंग के जरिए मजीद प्लाट भी क्रिएट किए जा रहे हैं, और ऑब्वियसली अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हाथ से ये सब कुछ निकल चुका है। और ये खबरें हैं, बल्कि इस बात की काफ़ी हद तक तस्दीक भी हुई है कि एहसन भून जो बड़े मुतहर्रक हैं और जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नामजद नुमाइंदे हैं, उन्होंने DHA के साथ ये मामलात सुप्रीम कोर्ट बार के तय करवाए हैं। और अब अमली तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट बार के तकरीबन 3,500 वकला मेंबर हैं, उनकी 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल मनी है, वो उन प्लाटों में फंस गई है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ फंस गई है क्योंकि अब वो प्लॉट डेवलपमेंट का जो काम है DHA के पास है। तो अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन DHA के शिकंजों में है, और वो कोई हिलजुल नहीं कर सकते। आप किसी तहरीक को तो भूल जाएं कि जो वोटिंग भी होती है उसमें भी प्लाटों की बुनियाद पे वोटिंग होती है, और उन वकला के लिए इलेक्शन भी जो है वो प्लाटों के नाम पे, इलेक्शन भी प्लाटों के नाम पे, और बड़े धड़ल्ले से जो आसमा जहांगीर ग्रुप के और आजम नजीर तारड़ के ग्रुप के लोग हैं, वो बड़े धड़ल्ले से कहते फिरते हैं इवन साफियों के सामने भी कि हम तो जी वकीलों को प्लाट जो है देने के लिए और उनको डेवलप कराने के लिए आ रहे हैं, और वकील उनकी बात मानते हुए उनको वोट भी देते हैं क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है 40-40 लाख रुपए 50। तो अमली तौर पे ये वो बार एसोसिएशन है। अब दूसरी तरफ तौफीक आसिफ है। तौफीक आसिफ वो वकील हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत दिलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जिन्होंने जो है वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन की तरफ से ये पेश होते रहे जनरल मुशर्रफ के ट्रायल में, और उसमें इन्होंने आर्गू भी किया, और तौफीक आसिफ ने जो है वो जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत दिलवाने में बड़ा रोल प्ले किया। और सितम ज़रीफ़ी, हाँ, और अब सितम ज़रीफ़ी देखें कि जहाँ जनरल मुशर्रफ को जब सजा मिली तो जो उस वक्त हुकूमत थी वो इमरान खान की थी, और जो जनरल मुशर्रफ के जो वज़ीर कानून थे फ़रोग नसीम, वो जो थे दोबारा वज़ीर कानून बन गए, ठीक है। और जो अनवर मंसूर थे जो अटॉर्नी जनरल थे, वो भी जो है दोबारा से वो बल्कि इमरान खान के दौर में वो अटॉर्नी जनरल बन गए। आई एम सॉरी, ये जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जब मुकदमा चल रहा था तो ये फ़रोग नसीम और ये अनवर मंसूर साहब जो थे, ये जनरल मुशर्रफ की तरफ से उनका दिफा करते थे, ये वकील थे। तो जिस इमरान खान की हुकूमत ने अनवर मंसूर को और फ़रोग नसीम को अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून बनाया, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन टीम में ऐसी तब्दीली की कि जनरल मुशर्रफ की को सजाए मौत ना हो सके, मगर अल्लाह भला करे जस्टिस वकार सेठ का वो बड़े शेरदिल एक जज थे, उन्होंने सजाए मौत सुनाई, और इल्ज़ाम वही था 3 नवंबर 2007 वाला। और इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ की, इमरान खान हुकूमत ने सजाए मौत की मुखालफत की, फ़रोग नसीम ने बतौर वज़ीर कानून, अनवर मंसूर ने बतौर अटॉर्नी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ। और आज वही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कैंपेन की थी, आज वो मैं समझता हूँ DHA के हाथों यरगमाल बनी हुई है। और अब ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये एक ऐसे टाइम पे हो रहे हैं, इसकी एक और मैं आपको अब बता दूं कि जब 27वीं तरमीम की भी बातें करम है जी, और नवंबर का महीना बड़ा अहम है। ये वो नवंबर का महीना है कि जो पुराना जो कानून था आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, वो 3 साल की मुद्दत थी, और जो नया कानून लाया गया 26वीं यानी तरमीम के आड़ में जो ये मंजूर कराया गया था, उसके मुताबिक अब ये 5 साल हो गया 2027 तक। मगर नवंबर के महीना ओरिजिनली जो है वो ये टर्म थी
जो कि नए कानून के आने से पहले थी, सर्विसेज चीफ की, यानी कि 3 साल की मुद्दत थी और वो इस नवंबर को ख़त्म हो रही थी। और फिर नवंबर के महीने में अब आपने बताया कि बार काउंसिल के इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जो है वो एक बैरोमीटर होगा, वो एक इंडिकेशन होगी बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए भी। तो इसलिए बार काउंसिल के इलेक्शन को, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन को पहले रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होगा, वो जकड़े हुए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप जीतेगा, जो बाज़ाहिर लग रहा है, हालांकि अभी इसमें रिएक्शन भी बहुत आ रहा है। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हुआ है, मैं आपको बताऊं, वकला के अंदर बड़ी तकसीम हो गई है और ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज भी हो सकती है। तौफीक आसिफ की तरफ भी बड़ी तादाद में लोग जा सकते हैं और इनको सबक सिखा सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम करने के ऊपर। मगर इसके बावजूद भी एक तासुर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन इसलिए पहले रखा गया है कि 27वीं ये आसानी से इसको मैनिपुलेट शायद किया जा सकता है। और आप देखेंगे बहुत जल्द खबरें निकलेंगी और ये आसमा जहांगीर ग्रुप के लोग ऐलान करते फिरेंगे कि जनाब प्लॉट डेवलप हो रहे हैं, कोई इफ्तिताई तकरीबात रख दी जाएंगी, जैसे हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन में। बल्कि वो कुछ ना कुछ ऐसी जो है वो हो सकता है, कोई तहरीक, कोई पिछले दिनों में पढ़ रहा था रऊफ अता साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनके दौर में 26वीं जो वो आईनी तरमीम, बल्कि पिछले दौर में 26वीं आईनी तरमीम हुई, तो रऊफ अता साहब जो है वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान के हालात पे जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर तो ये हम करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हालांकि पूरा साल कुछ नहीं किया। शहजाद शौकत जो है वो काजी फायज ईसा को ही थमते रहे कि काजी फायज ईसा जो है पूरे निज़ाम को जब वो दरम बरम कर रहे थे, तो शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, तो वो उन्हीं को थमते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उनसे पहले मेरे ख्याल में एहसन बून थे। मतलब जितने भी सुदूर जो पिछले 2-3 सालों में गुजरे हैं, उनकी जानिब से ये तकरीबन हुकूमत की एक बी टीम के तौर पर हमें जो है वो नजर आए। अच्छा, मैं जो बात ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस जो हैं हुकूमत की नज़र में बड़े आसान है। ये पहले इलेक्शन करवा के फिर इन इलेक्शन के नतायज का असर बार काउंसिल के इलेक्शन में भी वो इसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखें आप 27वीं तरमीम क्या आती है, तो मुझे तो अभी भी लगता है कि तौफीक आसिफ जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमती इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए। और देखें ये जो प्लॉट्स हैं या ये जो पैसे लगे हैं वकीलों के, ये उनकी सारी उम्र की जमा पूंजी है, ये कोई हुकूमत ने एहसान नहीं किया। अब इन प्लॉट्स की बुनियाद पे उस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अगर वोट डालना शुरू कर दिया, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई किसी से गिला नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों से, जो कि जानबूझ के गलत लोगों को मुंतखब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बात इसलिए की जा रही है कि एक वकील पहले लॉ करता है, को बैरिस्ट्री करके आया है, उसके बाद वो शुरू करता है अपनी वकालत, उसके बाद वो हाई कोर्ट बार का, पहले डिस्ट्रिक्ट बार फिर हाई कोर्ट बार का लाइसेंस उसमें आता है, उसकी मेंबरशिप लेता है, उसके बाद वो एक सर्टन 15 साल या कितने 20 साल जो है वो हाई कोर्ट की उसकी प्रैक्टिस है, मखसूस एक उसको वहाँ पे प्रेजेंस उसकी होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो वकील बनता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के बाद वो एलिजिबल होता है वोट के। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इतनी एक चक्की से निकल के घूम फिर के आता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब एक आम बंदा नहीं है कि जिसकी सोच ना हो, जिसको समझ ना हो, जिसको रूल ऑफ लॉ की, जिसको डेमोक्रेसी की, जिसको ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसको समझ ही ना हो। तो इसलिए ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि जहां हमें बहुत सारे ऐसे वकील जो आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप के साथ होते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट जो है वो सोचते हैं, और उनकी जानिब से ये बात हमें सुनने को मिलती है कि ये जो कुछ हो रहा है अदलिया के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो यही मेरे ख्याल में वो पॉइंट बन सकता है जो वकीलों की सोच को जो है तब्दील भी कर सकता है। मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका है सुप्रीम कोर्ट बार के पास कि अपनी वो वाली इज्जत बहाल करे जो इज्जत इन्होंने वकला तहरीक के बाद कमाई थी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सैलाब ज़दगान के जो मुतासरीन हैं, एक बहुत बड़ी तादाद उसमें बढ़ रही है। इंट्रो में काफ़ी कुछ मैंने बता दिया। डायरेक्टली आते हैं आपकी उस ट्वीट और उस पे आपका जो आर्टिकल है जो आपके एक्स पे आपने पोस्ट किया है, और उसका क्रक्स जो मुझे समझ आया है वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो जेल में है, वो एक पैगाम जारी करें और उससे फ्लड के लिए जो मुतासरीन हैं उनके लिए डोनेशन कलेक्ट की जाए ताकि उनकी जो है मदद हो सके। तो इस पे मतलब क्या वजह है? चलें, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की हद तक तो ठीक है, तो इमरान खान साहब पर तो सर्टन
कंडीशंस वो सजा याफ्ता हैं, या ये कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है आपकी नज़र में? देखिए साकिब, पहली बात तो ये है कि कुछ हमारे हुक्मरान सियासतदान जो है मेरी इस ट्वीट को एक तंज समझ रहे हैं। अच्छा। अब ये तो उन्हीं को पता होगा वो उसको तंज क्यों समझ रहे हैं। मैंने तो बड़ी संजीदा एक तजवीज़ दी है कि देखिए, हमारे जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, और वो बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जमात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सियासी जमात है। उनको तो मेरी ट्वीट को तंज नहीं लेना चाहिए, उनको बड़ा सीरियसली इस तजवीज़ पे गौर करना चाहिए कि आसिफ जरदारी बतौर सरबराह, या फिर इवन बिलावल भुट्टो एक 5 मिनट का वीडियो पैगाम दें। खुद बिलावल भुट्टो ने अभी हाल ही में यह हुकूमत से गिला किया कि भाई हमारी हुकूमत जो है पूरी दुनिया से मदद क्यों नहीं मांग रही जी। ये उनकी बाकायदा गिला हुआ। और फिर हमारे फॉरेन ऑफिस के तर्जमान साहब ने ये बयान दिया कि ये जो अपील है दुनिया से मदद मांगने की, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगी, ये फौज के ज़ेरे निगरानी एक इदारा है। मुझे इस पर भी हैरानी हुई कि दुनिया से जो अपील की जाती है वो कोई किसी मुल्क के मतहत इदारे नहीं करते, वो सरकार करती है, हुकूमत की तरफ से डिप्लोमेटिक मिशंस की तरफ से एक SOS जाता है। तो बहरहाल ये अपनी जगह। मैं बात ये कर रहा था कि ये बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़े लीडर हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी एक तारीख है, तो या तो वो या बिलावल भुट्टो 5 मिनट की एक वीडियो बनाएं और पूरे पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में हैं, जो बैरून मुल्क में हैं, उनसे अपील करें कि आप इस मुश्किल घड़ी में अपने हमवतनों की मदद के लिए माली मदद करें। और ये वो पहले करते रहे हैं। देखे ना, ये वो लोग हैं जो अपने इलेक्शन के लिए तो जा जाके ताजरों से वो चंदे मांगते हैं, ठीक है ना, उनके लिए पॉलिटिकल डोनेशंस इकट्ठी करते हैं। इलेक्शन के लिए किसी को कहते हैं तुम फलान जलसा तुम्हारी जिम्मेवारी है, फलान जलसा। तो यार ये गरीब जो सैलाब में लोग डूब के मर रहे हैं, इनके लिए आपको मुंह से पैसे मांगते हुए शर्म आती है? सारा साल जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है उनका तो मजाक बन गया कि वो कशकोल लेके सारी दुनिया में जाते हैं और पैसे मांगते हैं। तो इस काम के लिए पैसे मांगते हुए क्यों उनको शर्म आ रही है? तो क्यों नहीं वो अपने पाकिस्तानियों से अपील कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब भी, इसी तरह नून लीग एक बड़ी जमात है, हुकूमत में है, हुक्मरान जमात है, अपने आप को मुंतखब हुकूमत कहती है, तो क्यों नहीं शहबाज शरीफ, मैं तो समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को 5 मिनट की वीडियो बना के एक अपील करनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के भी बड़े सपोर्टर हैं, ठीक है ना, पंजाब में अभी भी उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस बात से कतई नज़र कि उनकी अपील पे कितने पैसे आते हैं, मगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का इस तरह की वीडियो अपील ना करना, ये बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि वो शायद ये इस हवाले से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वो पैसे भी नहीं इकट्ठा करना चाह रहे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, इदारे सरकारी इदारों को बंद किया जा रहा है। ये और बात है कि जजों की तनख्वाहें बढ़ा दी, काबीना के वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी, MNAs की तनख्वाहें बढ़ा दी, रिटायर्ड जजों के 3-3 पुलिसमैन भी उनको देने की बातें हो रही हैं। लेकिन ये है कि सैलाब के मरने वालों की मदद के लिए, उनके मकानात की तामीर के लिए, उनको खुराक पहुँचाने के लिए, दवाइयाँ पहुँचाने के लिए अगर मदद की अपील करते हुए किसी को मौत नहीं पड़नी चाहिए। माजरत के साथ मैं ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्यों? अपने लिए तो आप सारी दुनिया जहां से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन सैलाब ज़दगान के लिए 5 मिनट की वीडियो जो है बनाते हुए किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? अब आते हैं इमरान खान की तरफ। ठीक है जी, हुकूमत कहती है कि इमरान खान एक कैदी है, ठीक है, वो एक सजा याफ्ता मुजरम है, ये हुकूमत की एक दलील है। मगर मेरा ये ख्याल है कि वो अभी भी एक सियासी जमात के सरबराह हैं, अमली तौर पर सरबराह हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वो सरबराह हैं और उनको भी अगर वो जेल में कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो वैसे तो हुकूमत की ये दलील है कि उनकी कोई तस्वीर पूरे टीवी चैनल किसी पे आज तक नहीं चल सकती, और मैं ये समझता हूँ ये सेंसरशिप है। मेरे समेत, आप समेत कोई भी इमरान खान की तस्वीर टीवी पे, अखबारों में नहीं चलाता, और यही किस्म की पाबंदी नवाज शरीफ पे भी लगी थी। आपको याद है, उस वक्त भी हम लोग मुखालफत करते थे, और वही पाबंदी नवाज शरीफ ने, अब नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो है वो इमरान खान पे लगाई भी है। ये सीखते भी नहीं है ना अपनी गलतियों से। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत अगर ये समझती है कि वो सजा याफ्ता कैदी हैं या मुजरम हैं, तो इसके बावजूद भी हुकूमत के पास कम से कम ये इख्तियार तो है ना कि वो इंतज़ामी साइड पे जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं या पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो परमिशन दे दें कि सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड्स के मांगने के लिए 5 मिनट की वीडियो अगर इमरान खान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो करा दें।
अब इसमें कोई अना का मसला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई सियासत को जरा साइड पर रखें। लोग डूब रहे हैं, वो तबाहियां फैल गई हैं। अगर इमरान खान के 5 मिनट की वीडियो जारी होने से कोई लाखों रुपया या करोड़ों रुपया आ जाता है और किसी एक गरीब, एक घर, एक छत भी पड़ जाती है, तो वो भी एक सवाब का काम है। लेकिन अपनी सियासत, अपनी अना को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें और कानूनी तरीके से सही एक बाकायदा इजाजतनामा दे दें कि भाई इस कैदी को देखें। कई कैदियों के इंटरव्यू की भी इजाजत देते हैं, कई टीवी चैनलों पे हमने देखा है कि सजा याफ्ता कैदियों के इंटरव्यू चलते हैं, और सारी दुनिया में ऐसा होता है कि परमिशन ऑफ जेल अथॉरिटीज, वो जर्नलिस्ट जो हैं वो सजा याफ्ता कैदियों को इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, और उसमें उनके जुर्म को योलोजाइज नहीं करते, कोई जुर्म नहीं डिस्कस होता, सियासत नहीं डिस्कस होती, सिर्फ उनकी जो लाइफ है उनके खास पहलू को डिस्कस किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से भी इमरान खान की 5 मिनट की वीडियो ज़रूर सामने आनी चाहिए। अब उसमें यह है कि बदकिस्मती से बाहर के ममालिक में तो सियासी जमातों का एक स्ट्रक्चर होता है, उनका इसी तरह डोनेशंस कलेक्ट करने वाले फोरम्स बने होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं। हमारी सियासी जमातें इतनी मजबूत नहीं है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है, मगर मेरा ये ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो सैलाब के लिए डोनेशंस को कलेक्ट करें, उनको डिक्लेयर करें और फिर उनको इस्तेमाल करें। आप उनको ऑडिट कर लें, जैसे सियासी जमातों का ऑडिट होता है, इलेक्शन कमीशन उसको चेक कर सकता है। फिर आखिर में ये है कि अगर ये सूबाई हुकूमतें पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान की और वफाकी हुकूमत ऐसा नहीं करती, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो वज़ीर आला है वो क्यों नहीं इसमें इनिशिएटिव लेता? वो एक हुकूमत है, उसको चाहिए कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डालें, क्योंकि ये एक सूबे और वफाक के दरमियान एक डिस्प्यूट है जो 184(2) है या 1 उसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकती है। तो 184 के तहत एक सूबा जो है पटिशन डाल सकता है वफाक के खिलाफ, और उसमें वो ये कहे कि जनाब हमारे सूबे के अंदर सैलाब से तबाही हुई है, मगर हम बतौर सूबा पूरे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं। हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि इमरान खान की, हमारे जो लीडर हैं, उनकी 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी जाए। तो मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बिहाफ पे ये एक लीगली भी मूव कर सकते हैं। तो इसमें कोई किसी पे तंज नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस का ये ख्याल है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये मुकाबला जो है इमरान खान का सियासी जमातों के साथ कराना ज़्यादती होगी। इमरान खान का मुकाबला उन कुव्वतों से कराएं, चंदा कौन ज़्यादा इकट्ठा करता है, कि जिन कुव्वतों से इमरान खान का असल में मुकाबला है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये हमारे कुछ हुक्मरान सियासतदानों की ये राय है जो फीडबैक के तौर पे मुझे मिली है कि असल मुकाबला जिनका है खान साहब के साथ, उनसे करवाएं। और फिर ये भी बताया जाता है कि भाई अगलों ने जो 2018 के इलेक्शन में जो है वो बड़े बड़े खान साहब को जो डोनेशनें मिली थी वो बड़े बड़े ताजरों की तरफ से ही मिली थी, और जिनके कहने पर मिली थी उन्हीं के साथ आज भी खान साहब का मुकाबला कराया जाए, सियासी जमातों के साथ ना कराया जाए। बहरहाल ये एक अच्छी तजवीज़ है। देखना ये है कि हुकूमत PTI और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचती है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो हुकूमत के कहने पर, अगर हुकूमत कहे तो वो राज़ी भी हो जाएंगे कि ठीक है मैं डोनेशन के लिए अपना बयान रिकॉर्ड कराता हूँ। माजी में वो बयानात रिकॉर्ड कराते रहे हैं, टेलीथॉन ट्रांसमिशंस भी हमने देखी हैं, वो अपने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो शौकत खानम के लिए भी फंड्स कलेक्ट करते रहे हैं, मुल्क में बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उनके साथ जो है वो मौजूद है, उनकी एक्सपोर्ट मौजूद है ओवरसीज़ में। तो फंड्स तो हो सकते हैं, लेकिन क्या इस तजवीज़ पर कोई अमली सूरत में हमें नज़र आएगा, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो मज़ीद हम आइंदा वीडियो में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।